नए वजीर आला बलूचिस्तान के लिए हुकूमती अरकान का स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के नाम पर इत्तफाक। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ IMF की शराइत पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? पूछेंगे विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज से, साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से और विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पूरी पाकिस्तानी कौम जो कुछ अरसे कबल तक मुल्क में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे की मनसूखी से नहायत मायूस थी, मुल्क में क्रिकेट का मुस्तकबिल ही खदशात का शिकार हो रहा था, सबके दिल टूटे हुए थे। मगर कल T20 वर्ल्ड कप में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद नहायत ही खुश है। इस खुशी में हम भी शामिल हैं, इसलिए हमारी तरफ से भी पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद। कल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने भारतीय टीम को एक ऐसी तारीखी शिकस्त दी है जो बरसों तक भुलाई नहीं जा सकेगी। हमारी टीम ने कल भारत के मुकाबले में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वो जो एक टेंशन होती थी हमेशा टीम की शक्ल के ऊपर जिस वक्त भी भारत से लड़ रहे होते थे या मैच हो रहा होता था, वो कल नहीं नजर आई। काम, कलेक्टेड, कंपोज्ड एक प्रोफेशनल टीम की तरह खेला गया और उसका नतीजा भी सामने आया। क्योंकि पाक भारत मैच एक क्रिकेट मैच नहीं है, एक गेम नहीं है, इसमें बहुत सारा दोनों ममालिक का बैकग्राउंड शामिल है, सेंटिमेंट्स शामिल हैं। सो जब ये मैच हो रहा होता है तो बाकायदा ऐसे लगता है कि वाकई एक जंग का समा है। मैच से पहले ही खासतौर पे भारतीय मीडिया अपने जिंगोइस्टिक नेचर की वजह से पाकिस्तान को बार बार याद भी कराता है पुरानी जितनी भी दफा हम हारे हैं, बल्कि बार बार चैलेंज भी करता है। सो जिस वक्त कल पाकिस्तान की जीत हुई तो अपनी ही कही हुई बातों के ऊपर यू टर्न लेना पड़ा भारतीय मीडिया को। लेट्स वॉच हरभजन सिंह। इसी तरीके से हमने देखा कि भारतीय मीडिया ने भी इसी किस्म के यू टर्न का मुजाहरा किया। लेट्स वॉच देम आल्सो। मिफ्ता इस्माइल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। कल पूरी कौम मैच देख रही थी और यकीनन आप भी मैच देख रहे थे। कैसा महसूस हो रहा है आपको इस जीत से एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तानी क्रिकेट नाउ? अल्लाह ताला का करम है कि पाकिस्तान ये मैच जीता। मैच में कभी जीत भी होती है, कभी हार भी होती है, लेकिन पाकिस्तान टीम हमेशा दुनिया की बेहतरीन टीमों में रही है ओवर द इयर्स। मुझे याद है कि 1977 में हिंदुस्तान आया था, विच इज़ व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड वाचिंग क्रिकेट। तो 2 टेस्ट हम जीते थे, 3 में से कराची में जावेद मियाँदाद, ज़हीर अब्बास ने बड़े रन बनाए थे। उससे पहले हम फैसलाबाद में और लाहौर में मैचेस थे। तो पाकिस्तान इज ऑलवेज बीन अ वेरी कंपेरेटिव टीम। और ये विकेटें किसने ली थी पूछ रहे हैं। आई एम श्योर उसमें इमरान खान भी होंगे। क्रिकेटर तो बड़ा अच्छा है ना, हुकूमत नहीं करने आती, महंगाई बड़ी कर देता है, बाकी तो क्रिकेट तो खेलने आती है, इसमें क्या बहस है? ठीक है, नहीं क्रिकेट तो अच्छी खेलता है ना, खाली महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकता, खाली हुकूमत चलाने नहीं आती, वैसे ना अहल है। अगर हुकूमत तो मतलब, लेकिन क्रिकेट तो अच्छी खेलता है, इसमें क्या बहस है? मतलब ही इज वन ऑफ द हीरोज ऑफ ऑल ऑफ अस ग्रोइंग अप जी। लेकिन कमिंग बैक टू द इंडिया पाकिस्तान मैच, सॉरी ये देखें बड़ी अच्छी बात है। और आप ये देखें कि न्यूजीलैंड नहीं आई, इंग्लैंड नहीं आई पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान टीम वाज अंडर प्रिपेयर्ड। और दीज बॉयज यू नो डिड एक्सेप्शनली वेल। आई मीन शाहीन हुआ, रिजवान हुआ, बाबर हुआ, लेकिन सारे लोग, एक कैच नहीं दिया हमारे दोनों लड़कों ने बैटिंग करते हुए। बहुत मेथोडिकल बैटिंग करी है। पाकिस्तान हैज नेवर डन दिस मेथोडिकल चेसिंग जो ये कर चुके हैं। हम अंडर प्रेशर आ जाते थे, लेकिन बॉलिंग में भी बेहतरीन, फील्डिंग बेहतरीन। सो इट वॉज एन ऑल अराउंड टीम परफॉर्मेंस। एंड लेकिन द थिंग इज कि देखें, हम ये है कि बड़े फैन हो जाते हैं हमारे बच्चों के, जब लड़कों के, जब वो अच्छा जीतते हैं, लेकिन फिर जब हारते हैं तो बहुत बुरा भला भी कहते हैं। सो आई थिंक द क्रिकेट है, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे। वी शुड ऑलवेज बी सपोर्टिंग आवर बॉयज, यू नो, वेदर दे विन और लूज। ये बिल्कुल राइटली सेड शिबली फराज साहब। मैच के बारे में आप लोग एकदम से यूफोरिया जो आया पाकिस्तान में, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने तो ये कह दिया कि अभी 250 किलो हम कर दें चीनी तो फिर भी किसी ने नाराज़ नहीं होना। लेकिन वो जो मामलात हैं वो तो वहीं के वहीं मौजूद हैं महंगाई के। लेकिन इस क्रिकेट से आप समझते हैं कि एक बूस्ट मिला है आपको वक्ती तौर पर? जो लोग परेशान थे थोड़ा खुश हुए। सबसे पहले तो ये बड़ा मुनासिब होगा कि हम अपनी पाकिस्तान टीम, जिन्होंने कि जिस तरह हर तरफ कहा गया कि जिस तरह उन्होंने एक
एक बहुत ही आइडियल, जिस तरह कहते हैं ना सिचुएशन की तरह उन्होंने मैच खेला, जिस तरह से They did. बाबर आजम ने लीड किया, जिस काम लगता था कि हर प्लेयर उसका फोकस था और वो अपने जो मैदान में वो बिल्कुल अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं किया और इंतहाई प्रोफेशनल वर्ल्ड क्लास। मेरा नहीं ख्याल है कि बड़े अरसे बाद इतनी बेहतरीन कारकर्दगी किसी भी टीम की रही हो। उससे ज़्यादा जो खुशी की बात है कि देखें ना, जिस तरह के अब पिछले 1.5 साल से मुल्क और पूरी दुनिया कोविड से दो चार रही है, बड़ी डिप्रेशन ऑल अक्रॉस, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, इकॉनमी तबाह हो गई मुख्तलिफ मुल्कों की, हमारे मुल्क में भी महंगाई आई। ये सारी चीज़ें जो है उस कोविड बीमारी के बाद, कोविड के उसके बाद जो एक हमें पूरी बहैसियत कौम हमें पहली दफ़ा ये एक ऐसी पॉजिटिव और ऐसी खुशी जो कि पूरे मुल्क के तूल अर्ज में महसूस की गई। उस बावजूद इसके कि जो अपने मिफ्ता इस्माइल की पार्टी और इन्होंने एक नहीं, मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क में खल्के खुदा भूख, महंगाई और नाअहली से मर रही है और इनको देखो बेज़मीरी और बेहिसी का अगर चेहरा होता तो ऐसा होता। देखिए ये तो इस पार्टी का तो ये बदकिस्मती से हमारी बदकिस्मती रही है कि हम पे इतने नाअहल जिस तरह के नवाज शरीफ की हुकूमत रही। मेरा नहीं ख्याल है कि जिस तरह के आपने देखा ना क्रिकेट की टीम की आइडियल परफॉर्मेंस, इस तरह टोटली नाअहल वो लोग जिन्होंने कि पूरे इदारों को तबाह कर दिया। उन्होंने मुल्क में आप कह रहे हैं कि जैसी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस थी आपकी टीम की वैसी परफॉर्मेंस है? नहीं, मैं यही नहीं, देखिए हमारी जो वो है वो इनकी जैसे ऐसे है ना कि जैसे कि 600 रन का पहाड़ थर्ड क्लास बॉलिंग करा के एक टीम छोड़ जाती है, उसको 600 रन को पूरा करना उसको पूरा बड़ा मुश्किल होता है ना। ये वो लोग हैं जिन्होंने कि अपनी गंदी फील्डिंग, अपनी बुरी बॉलिंग और मतलब है कि एक इंतहाई नाकिस किस्म की वो इन्होंने गेम खेली, जिसके लिए जो रन्स जो 600-700 का पहाड़ था ना वो तो हमें पूरा करना पड़ा। तो वो जो लीड है उसको करते करते ही ये हमारे 2-3 साल गुजर गए। बड़ा इंटरेस्टिंगली क्रिकेट एनालॉजी में आपने समझा दिया अपने सियासी मसाइल। तो मकसद ये है कि ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, नहीं ये वो लोग हैं। अगर आपने मरियम की कोट की है अपनी ट्वीट, ये वो लोग हैं जो कि लोगों को खुश नहीं देखना चाहते, किसी हाल में भी खुश नहीं देखना चाहते। इनको अपनी ज़ात से बाहर ये देख ही नहीं सकते। नतीजतन क्या होता है कि ये हमेशा इस किस्म की नेगेटिव, भाई पूरी कौम खुश है, आप जो है तो इस पे सियासत कर रही है कि पूरी कौम क्यों खुश है। ये तो कोई सियासत ना होगी ना, ये तो इस चीज़ का ये सबूत है ये कि ये अपने अलावा कहीं और नहीं देख सकते। और ये मिफ्ता इस्माइल जैसे अच्छे लोगों को इन्होंने पता नहीं कैसे इन्होंने वो किया हुआ है कि नो जो कि उसी की रात पे जो है तो डांस करते हैं। द होल वर्ल्ड, जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तानी टीम को सराहे हैं। मुख्तलिफ ट्वीट्स हैं वो आप अभी देख सकेंगे। यकीनन खुशी का मौका जरूर है। दुबई में मैच हो रहा था, वहां से हमें इत्तला ये मिली कि भारी तादाद में टिकट्स ले ही लिए थे ब्लू शर्ट्स वालों ने। पाकिस्तानी ढूंढते रहे कि हमें टिकट्स मिल जाए लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं थे। सो ये भी एक टैक्टिक होती है कि आपका क्राउड किस तरफ ज्यादा उसकी इंक्लिनेशन होगी, क्योंकि क्राउड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मोराल बढ़ाने में। मगर एक हेविली इंडियन क्राउड चेयर्स थे, उसके बावजूद हमारी टीम खेलती रही जबरदस्त तरीके से। पाकिस्तान में तो सब उनके यहाँ पे तालियां बजा रहे थे लेकिन वहां पे थोड़े थे तालियां बजाने वाले, उसके बावजूद वो जीते। आज वहां पे दुबई का एक शो है, द क्रिस शो, मॉर्निंग शो है रेडियो का, बहुत ज्यादा वो सुना जाता है। वहां पे पाकिस्तान का तराना बजाया गया और बहुत सराहा गया पाकिस्तान की टीम को। सो ग्रेट मोमेंट। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। हम क्राउड की बात कर रहे थे तो फवाद चौधरी साहब से भी पूछ रहे थे, वो क्राउड में मौजूद थे कल, कि वहाँ क्या सूरत हाल थी फवाद चौधरी साहब कल जब आप वहाँ पर मैच देख रहे थे? देखें, जब भी आप जीतते हैं तो जीत का मज़ा एक अपना मज़ा होता है। और ये था कि जब मैंने पहले भी प्रेडिक्शन की थी, एक दिन पहले मैंने कहा था कि इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेगा,
और उसके बाद जब हम स्टेडियम पहुंचे तो एक तो 70% स्टेडियम था, बिकॉज ये कोविड की वजह से 100% टिकट्स जो हैं वो दे नहीं रहे थे, तो बहुत प्रेशर था एक तो टिकट्स के ऊपर। और फिर हमने जाके देखा कि जो सारा जो मेन जिसको आप बोलेंगे कि वीवीआईपी के जो इंक्लोजर्स थे उस पर तमाम इंडियन डोमिनेंस थी। तो हमने ये किया कि हमने ये कहा कि हमें बिल्कुल एक जो मेन इनक्लोजर है जहाँ पे जो रॉयल इनक्लोजर जिसको कहते हैं, उसके बजाय उसके जो साथ इनक्लोजर था जो भी खाली था, हमने कहा कि हम इधर बैठते हैं और उसको हमने एक पाकिस्तान पवेलियन बना दिया, क्योंकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंडियन क्राउड था, पाकिस्तानी क्राउड था नहीं। तो हमारे जितने लोग हम थे, फिर उसके बाद इमरान इस्माइल आ गए, गवर्नर सिंध, और कुछ अलीम खान आ गए और फराज आ गए, और जो हमारे दोस्त थे सारे, ये सब लोग वहाँ पे पहुँचे और हमने एक अपना ही पवेलियन बना लिया। और सबसे ज़्यादा नारे और जोश जज्बा जो था वो हमारे पवेलियन के ऊपर था, और पहले ओवर से ही पाकिस्तान जो है इसको डोमिनेट कर रहा था। सो मिफ्ता इस्माइल साहब, जो शिबली फराज साहब ने बात की थी कि कल एवरीबडी वाज हैप्पी, वैसे हर एक का दे एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, मरियम नवाज इंक्लूडिंग, उन्होंने ट्वीट किया, वो उनका ओपिनियन है। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि कल सेलिब्रेशन ही रहती, जैसा कि शिबली फराज साहब कह रहे हैं, क्योंकि मैच तो सब देख रहे थे, अगर प्राइम मिनिस्टर भी देख रहे थे तो क्या मसला है इसके अंदर? मरियम नवाज शरीफ ने मुबारकबाद भी टीम को दी थी और मैच से पहले भी कहा था। और आपने कल एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया फ्रिया, आपने एक ट्वीट किया जिसपे शेख रशीद ने वो करा हुआ है कि हम, शेख रशीद नहीं, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम अफगानिस्तान को अपने माशी माहिर मुहैया करेंगे उनकी एक मईशत के लिए। तो आपने उस पर बड़ी हैरत की इजहार किया। हाँ, आपने कहा कि यार ये मतलब जो आप कहने का मकसद ये था कि आप ये कह रही थी कि यहाँ पे तो आप काम कर नहीं सकते, वहां पे क्या करने जा रहे हो। मेरे ख्याल से यही आपका मकसद था कहने का। तो इनकी जो कारकर्दगी है, आई मीन सच्ची बात है कि जो अभी शिबली भाई कह रहे थे कि नवाज शरीफ की हुकूमत इनकॉम्पिटेंट है, अब मैं सोच रहा हूं कि हम 55 रुपए की नवाज शरीफ आपको चीनी देते रहे और आज 120 रुपए की चीनी मिल रही है, आप नवाज शरीफ को इनकॉम्पिटेंट कहते हैं, तो खान साहब को क्या कहेंगे? नवाज शरीफ के जमाने में 140 रुपए का तेल था, आज आपका 350 रुपए का तेल हो गया खाने पीने का। आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ इनकॉम्पिटेंट है, तो खान साहब को आप क्या कहेंगे? नवाज शरीफ के जमाने के अंदर 12 रुपए की 11 रुपए की बिजली यूनिट की मिलती थी, आज 24 रुपए की मिल रही है, लेकिन सर्कुलर डेट डबल हो गया। अगर नवाज शरीफ इनकॉम्पिटेंट थे तो खान साहब क्या हैं? नवाज शरीफ के जमाने में गैस की कीमतें कम थी, यहाँ पर डबल से ज्यादा हो गई, लेकिन गैस के अंदर सर्कुलर डेट हो गया। नवाज शरीफ के जमाने में किसी ने दवाइयों की कीमतें 300 से 500% नहीं बढ़ाई, जो आमिर कैनी साहब ने बढ़ाई, जो कि शायद मेरे ख्याल से खान साहब के साथ मैच भी देख रहे थे। डॉलर की कीमत आप कर रही हैं, देखिए बात जो कि ठीक है 175 भी थोड़ी देर तक पहुंची थी, फिर 174 रुपए 50 पैसे में बंद हुई है। तो अब तो मैं अगर ये मतलब मैं सच्ची बात बताऊं, देखें, और ये शिबली साहब मेरे भाई हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर हैं और बड़े मुनासिब आदमी है, बड़े अच्छे आदमी, मेरी तो रिक्वेस्ट थी कि यही टीवी पे आए। लेकिन सच्ची बात यह है कि ये टीम जो है, आप खान, मैं दिलों का हाल नहीं जानता, मैं ये नहीं कह रहा कि चोर हैं, ये सब कुछ है, वो मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये बात तो अब सामने नजर आ रही है ना कि खान साहब की कॉम्पिटेंस बहुत कम है। ये बात तो सामने नजर आ रही है ना कि जो 3 साल पहले, फरिया में गुजारिश कर रहा हूं, 3 साल पहले हम पाकिस्तान के अंदर वीट खुद कफील थे, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे थोड़ा सा गंदम, आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। 3 साल पहले हम चीनी एक्सपोर्ट कर रहे थे, आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। 3 साल पहले 11.7 मिलियन बेल्स कॉटन की हुई थी, पिछले साल 5.9 कॉटन की बिलियन बेल्स हुई, जो 30 साल से सबसे कम है। मुझे बताए ना कि जहां पे भी खान साहब ने हाथ डाला है, वहां पे खान साहब ने बुराई लेके आए हैं। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि पेट्रोल हो गया, वो आप दुनिया का महंगा तरीन चल रहे हैं, आप बोलते हैं दुनिया में महंगाई आई है, तो भाई हिंदुस्तान से आपका डबल इन्फ्लेशन है, बांग्लादेश से आपका डबल इन्फ्लेशन है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर अभी इकोनॉमिस्ट में आया कि सिर्फ 2 ममालिक थे पिछले साल, टर्की और अर्जेंटीना, जिसमें पाकिस्तान से ज्यादा इन्फ्लेशन था, बाकी सब बड़े ममालिक में हम सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन कर रहे हैं। तो अगर आप ये भी कंसीड नहीं कर रहे कि खान साहब जो है उनकी कहीं ना कहीं पॉलिसी की उनको समझ नहीं है, उनको काम नहीं करने आता, वो 3-4 वजीर चेंज कर चुके हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये पंजाब के अंदर इन्होंने उस्मान बुजदार साहब को लगाया चीफ मिनिस्टर। अगर किसी आदमी को रिफॉर्म करना हो, ये अगर पंजाब एक मुल्क होता, 12वां बड़ा मुल्क होता, तो क्या बुजदार साहब को चीफ मिनिस्टर लगाता? आपको पता है कितने सेक्रेटरीज हायर एजुकेशन, आखिरी गुजारिश सुन लें,
13 इज द नंबर ऑफ हायर एजुकेशन के सेक्रेटरीज 3 साल में 13 चेंज करें, 13, और सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के 9। अब आप सोचें 9 सेक्रेटरीज आपने सेकेंडरी स्कूल के चेंज करें 3 साल में, और 13 हायर सेकेंडरी स्कूल के चेंज करें, मतलब हायर एजुकेशन के। ये आप कैसे काम करवा सकते हैं? मुझे तो अब याद भी नहीं है कि पंजाब में कितने आईजी चेंज करें। मुझे बताइए कि खान साहब का किधर खान साहब ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है? मतलब इस पाकिस्तान को आपने 60% और कर्जा लेके दे दिया। खान साहब तो कर्जे के खिलाफ हुआ करते थे। जितना कर्जा खान साहब ने लिया है पाकिस्तान में किसी ने नहीं लिया। मुशर्रफ नाम ने, अयूब खान ने, नवाज शरीफ ने, किसी ने, नवाज शरीफ ने 3 अदवार में इतना कर्जा नहीं दिया जो खान साहब 3 साल में लेके बैठे हैं। तो ये तो पाकिस्तान अभी खान साहब की। और व्हाइल वी स्पीक, अभी हमें IMF के हवाले से एक अलग मसला नजर आ रहा है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं, बट पहले बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। कुछ आपने कहा 600 का हमें स्कोर जो है वो करना है, मगर उसके साथ साथ जो साइड पे आप बाउंड्रीज में गड़बड़ कर रहे हैं, फील्डिंग में गड़बड़ कर रहे हैं, और जगह कर रहे हैं, उसकी गड़बड़ तो इन्होंने की है। हमने तो रन्स बनाने हैं भाई, तो हम फील्डिंग में तो मुखालिफ टीम होती है, हम तो रन्स पूरे कर रहे हैं, रन्स पूरे करें। वो डेफिसिट नहीं, 1 सेकंड पहली बात सुने, ज्यादा मैच हो चुका है। नहीं पहली बात सुने, मैच से ज्यादा फिक्र जो टीम होती है ना वो है। हमने अवाम के पास जाना है ना, उनके लिए वोट के लिए जाना है ना। हमने आपके पास तो वोट के लिए नहीं आना, आपके घर आऊंगा, आपके घर आएंगे, लेकिन इधर टीवी के उस पे तो नहीं आएंगे ना। मैं आपको बताता हूँ, ये जो अभी मुफ्ती इस्माइल ने बात की है, देखिए इनके लिए ये बातें करनी बड़ी आसान है। बिलियनियर ये खुद माशाल्लाह है मुफ्ती इस्माइल, इनको गरीबों का क्या पता है? नहीं इसमें कोई गाली थोड़ी दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अरबपति है माशाल्लाह, अपनी मेहनत है, फैक्ट्रीज हैं, जो भी हैं, जो मतलब है कि देखिए ना PMLN में ये तो हमारे पर बातें करते हैं ना, जो PML की हुकूमत आती है ना, इनमें इन सब मिनिस्टर्स के कारोबार सब अरबपति ऐसे पता है हमें कि साइकिल पे आए थे और आज जो है तो वो अरबपति हैं। ये कैसे किया हमें तो नहीं पता भाई। हमें 6 साल सेनेट में हो गए हैं, 2 साल वज़ार। एक सेकंड ना, मैं देखें मेरी बात सुने, हमारी हुकूमत में कोई ऐसा, पहले शुरू करें ना प्राइम मिनिस्टर से शुरू करें। प्राइम मिनिस्टर के इनके जो थे, ये तो रेट्स की बात कर रहे हैं ना, मुझे बताएं कि आपके वजीर आज़म बनने से पहले आपके पास लंदन में एक खोखा नहीं था, उसके बाद जब आप वजीर आज़म बने तो आपके पास वहां पे अरबों की जायदादें आ गई। कैसे आई यही बताएं ना आप कौम को। आप तो उधर बाहर बैठ के इनके लीडर, देखिए कौम, असल चीज जो पार्टी होती है लीडरशिप होती है, उसका जो लीडर है वो बाहर बैठा हुआ है अपने पुरतय्युश माहौल में, अपने जो मेंशंस हैं यानी अरबों की फ्लैट्स में बैठे हुए हैं, वो गरीबों की बात कर रहे हैं। इनके आपने इनके जो रहन सहन के तरीके देखे हैं बादशाहों वाले। कौन सा कोई झोंपड़ी में बैठा हुआ है, वही VIP कल्चर चल रहा है, वही बिल्कुल क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, क्यों नहीं है? आप मुझे बताएं इमरान खान, नहीं एक सेकंड जी, देखें आपने जो है ना गधे और घोड़े को नहीं मिलाना है। आप मुझे बताएं इमरान खान अपने घर में रहता है कि नहीं रहता, कि अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहता है? आप मुझे बताएं कि इमरान खान का जो घर है वो उसकी अपनी हलाल की कमाई से बनाया हुआ है कि नहीं? अबाउट इमरान खान या बाकी जो कैबिनेट है, जो फर्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट द लीडर। नो होल्ड ऑन। अगर लीडर गड़बड़ वाला है जिस तरह की इनका लीडर है, तो बात तो वहीं पे शुरू होगी ना। आप मुझे, मैं तो सिर्फ इनकी पूरी कैबिनेट नाम ले लें, एक एक करके ले लें, सारे अरबपति हैं। इन्होंने भरपूर फायदा उठाया अपनी पोजीशंस का। भाई हम भी वजीर हैं, हमने भी 2 साल हो गए, 6 साल हो गए पार्लियामेंट में। हमारे तो आप बैलेंस शीट देखें तो हमारी तो तनख्वाहें कम, हमारी तो एसेट्स ही कम हो गए, पैसा एक नहीं है, और हम ठीक ठाक बिजनेस कर रहे थे। मैं भी बिजनेस कर रहा था, एंड आई वाज अ गुड बिजनेसमैन। इसलिए आपने सोचा ये देखें हम नहीं ये कर रहे हैं, देखें ताकि सारे फिर जो हैं जी नहीं भी ना, देखिए नाउ दैट्स अ रिडिकुलस क्वेश्चन। आई एम सॉरी टू से, आई एम सॉरी टू से। देखिए मेरी आप सुने, नहीं अपोजिशन में थे हमारा, मैं आपको बताऊं जो आप कहते थे महंगाई के बारे में, उसी की रोशनी में जवाब दीजिए। हमारे वक्त में मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बताऊं, देखें आप अंडर एस्टिमेट कर रही हैं, अनग्रेटफुल लोग हैं हम। अगर हम देखें कि कोविड ने हमारे मुल्क के साथ क्या, दुनिया के साथ कितना, आप मुझे बताएं मुफ्ती इस्माइल जो कि बिजनेसमैन है, फ्रेट उस वक्त क्या था और अब क्या है? मिस्टर जरा बता दो, एक चीज का बता दो। बिजनेस तो आप लोगों ने नहीं मिफ्ता को छोड़, नहीं मैं ये कराची में रहते हैं, इनको बिजनेस का पता है। फ्रेट जो कि $8 होता था, अब वही $74 हो गया है। यानी आप अगर इस ग्लास की वो एक खेप मंगवाते हैं तो जो $60 आप देते थे, अब जो है तो वो $74 हो गए हैं। सिर्फ जो आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 74 हो गई है, वो हमने तो नहीं की है। देखें दुनिया एक उससे प्रोसेस से गुजर रही है। कुछ मुल्कों की इकोनॉमीज ज्यादा बेहतर थी
क्योंकि उनके लीडर्स इनकी तरह के नहीं छोड़ के गए थे जिस तरह के गंद ये छोड़ के गए हैं। इसलिए ऊपर से हमारे 1 साल के बाद कोविड आ गया। अब कोविड ने तबाही फेर दी। अब जाहिर है कि ये चीजें, आबादी है बढ़ती जा रही है, ठीक है। और अगर ये कह रहे हैं तो मैं फिर इनको मुशर्रफ के जमाने के बताऊंगा, ऊपर ही जाता गया है। नहीं हमेशा ही है, नहीं इनका जमाने में पेट्रोल भी है तो कितनी लेवी लगाते थे, पूछ लें इनसे, हम कितनी लगा रहे हैं। हम मिनिमम मोस्ट मिले हैं 5 रुपए पे, जिसमें कि इनके अपने शायद खाकान करना चाहिए, लेवी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू से इकट्ठे नहीं होंगे। ठीक है जी मुफ्ती इस्माइल साहब, मेरा क्वेश्चन तो रिडिकुलस था, सॉरी उनकी बात सुन लेते हैं ना। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, शिबली भाई मेरी बात सुन लो, शिबली भाई मेरी बात सुन लो। दुनिया में तबाही देखिए, ठीक है, मेरी सुन लो। देखिए शिबली भाई ने जो मैंने बात करी थी कि खान साहब की कॉम्पिटेंस की, मैंने महंगाई की, आपको 10 चीजें गिनाई। शिबली साहब ने वो नवाज शरीफ करप्ट है, ठीक है, तो अब मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ। नवाज शरीफ के ऊपर इल्जाम है कि नवाज शरीफ ने 4 फ्लैट या 3 फ्लैट लिए, 1.6 इल्जाम नहीं, हकीकत है। सुन लें मेरी बात, देखिए मुझे बोलने दें। 1.3 मिलियन डॉलर्स के 1.3 मिलियन डॉलर, उस वक्त 30 रुपए का डॉलर था, शायद 4 करोड़ रुपए बनते हैं, 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। नवाज शरीफ को उस वक्त भी 300 करोड़ रुपए की अपनी फाउंड्री की सेल्स थी, स्टील मिल की सेल थी। जिस आदमी की 300 करोड़ रुपए की सेल हो, मुझे बोलने दो ना यार, मेरी बात मेरी बात सुन। ये शिविर भाई आप मेरी तामुल से बात सुन, आप तामुल से बात सुन, आप तामुल से बात सुन। नहीं सर मेरी बात सुन, सर देखिए मेरी बात, सर आप बड़े आदमी हैं, आप वजीर हैं, हम तो रियाया हैं, लेकिन हमारी गुजारिश सुन लीजिए सर। मेरी इस्तदा सुन लें सर, साहिल समझकर इस्तदा सुन लें, इतनी गुजारिश करें। तो उस आदमी के जिसकी सालाना कंपनी की सेल 300 करोड़ रुपए हो, उस जमाने की बात है, तो उसकी आप 4 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, और उसको आपने निकाला किस चीज पे था? आपने निकाला था अकामे पे। और पहला जज जो था, जज बशीर साहब, उन्होंने कहा कि करप्शन इसमें कोई भी शामिल नहीं है। उन्होंने कहा सिर्फ अपार्टमेंट्स का एक्सप्लेन नहीं है, और वो केस जो था वो हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की उसके पड़क से उड़ा दिए। दूसरा केस आपने अरशद मलिक से लिया है, वो किस तरह लिया है वो अल्लाह जानता है, और उस अरशद मलिक से वो जो केस लिया है उसको भी पता है, आपको भी पता है कि किस तरह अरशद मलिक से केस लिया, क्या टेप दिखाई थी, शायद आपने भी वो टेप देखी है, वो बेचारा मर गया। देखिए शिबली साहब, ये बात तो सबको पता है ना। शिबली साहब, अच्छा मेरी बात सुनते, आगे बढ़ते। ये बात तो सबको, अच्छा ये बात तो सबको पता है, ये बात तो सबको पता है। यार मुझे बोलने दे। देखिए शिबली साहब, आप बात करने देना, आपने बात करिए, आपने बात करिए तो मुझे बात, ये बात तो सबको पता है कि अरशद मलिक से फैसला किसने लिया है, किस तरह लिया गया, ये तो बात खत्म हो गई, वो मर गया। आपने मुझे बात करने दे, अच्छा अब रही करप्शन की बात, तो मुझे बताइए कि अब रही करप्शन की बात, तो मुझे बताइए कि सब्सिडी क्यों दी गई थी चीनी के ऊपर, बुजदार साहब ने क्यों दी थी? अब मुझे बताइए कि बुजदार जो है वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में व्हीट एक्समगल क्यों कराता है? अब मुझे बताइए कि एलएनजी के टर्मिनल पर पैसे किसने मांगे थे, $5-5 मिलियन जो इन्वेस्टर से, इसलिए कि इन्वेस्टर्स भाग गए। अब मुझे बताइए, नहीं आप मुझे बताइए ना, आपकी हुकूमत में बताइए, आपने जितना प्रूफ किया है, तो बता दिया कि आप FIR ने रिपोर्ट दी है आपकी। सर मेरी बात सुने, आप यार शिबली बात करने दो यार, भाई मेरी बात सुनो। आप बड़े आदमी है शिबली साहब, आप बड़े आदमी, बात सुनिए, हिम्मत रख के बात सुने सर, हिम्मत रख के बात सुने। अब मुझे बताइए कि आप मुझे बताइए कि ये 8 लाख टन मुर्गियों को वीट देने की बुरदार साहब ने क्यों इजाजत दे दी? ये मुझे बताइए, ये किस लिए इजाजत दे दी? मुझे बताइए कि ये मतलब सीरियसली कि ये मतलब 48 रुपए की चीनी एक्सपोर्ट करके 96 रुपए की मंगवा रहे हो वापस, थोड़ी अकल तो इस्तेमाल कर लो, मुझे कभी समझाओ तो सही। मतलब कि रिंग रोड का वो क्यों चेंज कर दिया? हबीब रफीक ने किसको पैसे दिए थे? रिंग रोड का स्टाइल किसने चेंज कर दिया? मुझे ये बताइए ना कि ये अगर आप समझिए यार, तुम लोगों के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। आप मुझे बताइए ना, आप मुझे ये बताइए ना, मेरे मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपके मुंह से शुरू हुई हैं, तो मैं अब इसको समझा रहा हूं। ये लग नहीं रहा कि हम राउंड सर्कल्स में घूमे जा रहे हैं, आप उधर इल्जाम लगा रहे हैं, उधर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन हमने मैं तो ये कह रहा हूं जो FIR की रिपोर्ट में ये कहा है। मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, आप ये पूछ लें, मुझे ये बताएं इस वक्त महंगाई है, जवाब पूरा देने देना। एक सेकंड में सवाल पूछो, देखो मेरी बात सुनो, तुम तकरीर करते हो ना, तो मैं तो पूरी वो ले आऊंगा। बात ये है, मुझे ये बताओ कि इस वक्त महंगाई है, ठीक है, इंटरनेशनल एक वो है सिनेरियो बना हुआ है। आप मुझे बताओ, आप एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर थे, बड़े आदमी थे आप उस वक्त, ठीक है, अभी भी बड़े आदमी हैं। अभी मुझे ये बताएं कि आप कोई सलूशन देना, ये क्रिटिसिज्म करते हैं, कोई जवाब है नहीं आपके पास। सवाल है, लेकिन आपने डिवैल्यूएशन की थी, आपको भी पता है,
आप मुझे बताइए ना कि कोई हेल्प करे ना, ये मुल्क आपका नहीं है। लगता तो ऐसा है कि आप लोग तो बड़े आराम से बैठे हुए हैं, माशाल्लाह अरबों में खरबों में खेल रहे हैं। आप बताएं कोई मशवरा दे दें यार, आज यार पाकिस्तान टीम की जीत की खुशी में कोई मशवरा दे दो अच्छा सा। साहब यू फाइनली एडमिटेड कि आपको मशवरा चाहिए पीएमएलएन के फाइनेंस। नहीं मैं तो कह रहा हूं ना कि इट्स इजी टू क्रिटिसाइज। यू सेइंग यू लाइक आपके खत्म हो गए। नो हमारे नहीं, हम पूरी लगे हुए हैं। हम कह रहे हैं कि चू तो ये कर रहे हैं ना, तो एक मशवरा भी दे दें कि जी इस तरह से महंगाई खत्म राइट। हम आपके तरफ आ रहे हैं मिफ्ता साहब। लेजिटिमेट क्वेश्चन बाय शबली फराज, वी विल आस्क यू राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। वक्फे से पहले भी ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान का मुआशी बहरान कम नहीं हो सका, डॉलर की कीमत ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा जो मुज़ाकरात हैं IMF के, उनके हवाले से भी कोई क्लियर खबर नहीं आ रही है। हुकूमत जो डायरेक्शन आई है उसमें ये कहा गया है कि हुकूमत आमदनी के ज़राए बढ़ाए, सब्सिडी ख़त्म करके बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाई जाएँ, टैक्स वसूली में इजाफा किया जाए, मगर अवाम पहले ही बिजली गैस की कीमतों के बोझ के तले दबी हुई है। सो यकीनन एक मुश्किल सिचुएशन है। शौकत तरीन साहब ने भी इस हवाले से क्या कहा, जरा देखिए। वो एक चीज थी कि हमने कहा था कि हमारा रेवेन्यू जो है वो ब्रॉडनिंग करेंगे, और दूसरा ये है कि हम जो पावर सेक्टर में ऐसे तरीके से हम करना चाहते हैं कि सिर्फ मतलब टैरिफ बढ़ाने से काम नहीं चलता, तरीके से बढ़ाना चाहिए। उससे ये होगा कि जो है कम से कम इन्फ्लेशन इतनी नहीं बढ़नी चाहिए, और उसके बाद आम आदमी को और हमारी इंडस्ट्री को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो मिफ्ता इस्माइल साहब, एज फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, जो शबली फराज साहब ने भी आपसे पूछा कि इस सिचुएशन में जब इतना प्रेशर है पाकिस्तान पर, क्या करते हैं, आपके पास क्या सलूशन है? पहले तो मैं एक बात बताऊं कि ये पीटीआई वालों का वो हो गया कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, जब हम जवाब देते हैं तो बोलने नहीं देते। लेकिन बहरहाल चले, लेकिन अब मेरी बात सुने। इन्होंने सवाल पूछा कि क्या करना चाहिए। मैं जब छोड़ के गया था ना, तो FBR का टैक्स का हजम था 11.1% ऑफ GDP। 11.1% हम अपनी कौमी आमदन का जो था वो टैक्स जमा करते थे। इसको गिरा के इन्होंने 9.1 कर दिया, और पिछले साल 9.8 पे पहुंचे हैं। तो ये अभी 1.2%, 1.3% हमसे कम टैक्स जमा कर रहे हैं, जबकि इन्होंने इजाफी टैक्सेस लगाए हैं। तो पहले तो ये अपना होमवर्क करें, ड्यू डिलिजेंस सही तरीके से करें, और अब जो टैक्स जमा कर सकते हैं वो जमा करें। वो ये जमा नहीं कर पा रहे टैक्स, मैं आपको सच बता रहा हूं। मतलब जहां पे टैक्स ड्यू, अच्छा उसके बाद इन्होंने कंटिन्यूस एमनेस्टी दे रखी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर की। ठीक है, वो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के सेक्टर के जो सेठ हैं वो खान साहब के दोस्त हैं, वो ATMs हैं, पैसे दिए कैंपेन में, वो सब कुछ सही है। लेकिन अब कितने अरसे तक, आप 2 साल तक, आपको पूरी दुनिया का इकोनॉमिस्ट कहेगा कि आप 2 साल तक कंटिन्यूस एमनेस्टी नहीं दे सकते। आप खान साहब के बतेरे स्टेटमेंट देख लीजिए। एमनेस्टी खत्म करते हैं, तो 2 साल तक तो नहीं दी, टैक्स बढ़ाते, टैक्स ना लगाए, एमनेस्टी खत्म करें ताकि प्रोडक्टिव जाए। दूसरी, आप टैक्स ना बढ़ाएं, लेकिन आप टैक्स जमा तो करें ना। जो मुस्लिम लीग नून 11.1% कहती थी जमा, तो आप कहते थे ये कम है, हम इसको बगैर टैक्स लगाए और जमा करके दूंगा। खान साहब कहते थे मैं डबल कर दूंगा। यार आप डबल ना करें भाई, उधर तक तो ले आओ जहां पे नून छोड़ के गई थी। तीसरी चीज है, खुदारा देखें पाकिस्तान के अंदर ये इन्फ्लेशन इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि मनी सप्लाई बहुत है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है क्योंकि कॉस्ट पुश है। आप रोज अगर पेट्रोल महंगा करेंगे, रोज अगर आप डॉलर को महंगा कर देंगे, रोज अगर आप बिजली और गैस महंगी कर देंगे तो नुकसान होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब हमारी हुकूमत थी तो हम 93% बिल कलेक्ट करते थे। 100% हम भी नहीं कर सकते थे, लेकिन 93% बिजली के बिल कलेक्ट कर लेते थे। इसको गिरा के ये 88% पे ले आए। ये 88% पे जब लेके आ गए हैं तो ये तो नुकसान हो जाएगा ना। इसीलिए देखिए कि एक सर्कुलर डेट बढ़ गया है। अब मुझे बताएं कि ये नेपरा की रिपोर्ट बार बार कहती है आप मेरिट ऑर्डर को वायलेट करते हैं, आप वो भी कर रहे हैं। $4 की आपको LNG मिल रही थी, आप $30 की LNG ले रहे हैं। आज जो थोड़ी सस्ती LNG मिल रही है वो $10 की इसलिए मिल रही है कि वो नवाज शरीफ और शायद अब्बासी के सौदे थे, उसमें आपने हमको जेलों में भी डाल दिया। लेकिन आज हमारी LNG जो है वो बचा रही है इस मुल्क को। लेकिन मतलब ये आपने सारा दिन सबको गालियां देनी है, आपने सारा दिन सबको जेल में डालना है, आपने गद्दार बोलना है, तो मुल्क इस तरह नहीं चलते मेरे भाई। आप सोचें कि ये वो फस्तायत वाला वजीर आजम है कि जब बालाकोट पे हिंदुस्तान हमला करता है तो ये प्रेजेंटेशन में नहीं आता।
ये वो आदमी है कि जब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन का कुछ बात होती है तो आप नहीं आते। ये बात वो है जब कश्मीर पे ब्रीफिंग होती है तो आप अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। मोदी को आप मिस्ड कॉल मार रहे हैं। आप कश्मीर के अंदर कल आप देखिए, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि जो भी हमने करा कश्मीर के साथ, लेकिन कल भी कश्मीर के जवान पाकिस्तान की विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे अल्लाह की मेहरबानी से। वो आपने देखे हैं सीन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में कर रहे थे, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में कर रहे थे। और वो उधर मार्शल लगा हुआ है, उधर कर्फ्यू लगा हुआ है। खान साहब से मतलब खान साहब क्या कर पाए? यूएई जो है वो इन्वेस्ट कर रही है, यूएई जाके कश्मीर में $20 बिलियन इन्वेस्ट कर रही है। खान साहब क्या कर पाए यार? इस किस्म की इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, मुझे यकीन नहीं आता। मैं आपको बताऊं सीरियसली कि मिफ्ता तुम्हें इतना झूठ ना बोलोगे तो मैं एक बात हजमी हो जाए। मैं ये कह रहा हूं, देखिए इन्होंने कश्मीर की आखिर में बात करते हैं, कश्मीर की हमें बात करते हैं। ये तो वो लोग हैं जो कि हेमा मालिनी से मिलना चाहते थे और वो जो कश्मीरी लीडर थे वो बैठे हुए थे, उनसे ये मिले भी नहीं। ये तो इनकी लीडरशिप है। कश्मीर के लिए उन्होंने क्या नाम मोदी का या इंडिया का लेते हुए अपने इनको आपने क्या कर लिया मुंह में पता नहीं क्या करते हैं। दूसरी बात बताएं मिफ्ता इस्माइल, आपने मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने मुफ्ता इस्माइल। मुझे याद है कि जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे तो आपने जो डॉलर को डिवैल्यू किया, नंबर 1। 2 मरतबा। दूसरी बात ये थी कि आपने जो बेड़ा गर्क किया कि आप तो अभी टैक्स की बात कर रहे थे ना, आपने तो जो पाकिस्तान के जो टैक्स ब्रैकेट थे उनको इतना नीचे कर दिया कि आप 11% तो क्या कि आप 5% पे ला रहे थे। ये तो अच्छा है कि इलेक्शंस हो गए और बीच में वो दूसरी गवर्नमेंट आ गई। ये तो आप मुझे बताएं कि आपका मुल्क जिसमें कि टैक्स वैसे कोई नहीं देता है, आपने जो टैक्स के जो स्लैब्स थे वो इतने नीचे कर दिए कि आपने मजाक बना दिया। किस लिए? आप मुझे एक बात बताएं मिफ्ता, आपकी इंडस्ट्री चल रही है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप प्रॉफिट बना रहे हो कि नहीं? रिकॉर्ड प्रॉफिट बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? डिपेंड करता है किस तरह के। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे ये माहौल पीटीआई ने क्रिएट किया है कि जिसमें आप जैसे जो अपोजिशन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो भी बना रहे हैं। लेकिन बात ये है कि इंडस्ट्रीज वगैरह सब हमारे, आपने तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की थी, आपने नहीं। एक सेकंड, ये भी तो कहते हैं शबीर फराज साहब कि जब उनकी हुकूमत आती है तो उनके बिजनेस ऊपर जाते हैं। बिल्कुल। अभी नजर आ रहा है कि आपकी हुकूमत में भी उनके बिजनेस ऊपर जाते हैं। हमारे तो कोई बिजनेस नहीं, बिजनेसमैन नहीं है। दूसरी बात मुझे बताएं, आप इकोनॉमिस्ट हो, आप वॉटन के पढ़े हुए हो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपने आर्टिफिशियली जो डॉलर को रखा था जिसमें कि आपने 22 से 23 अरब डॉलर झोंक दिए, आर्टिफिशियली उसको सस्टेन करने के लिए आपने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ना। यही वजह थी कि कोई लोकल इंडस्ट्री लगा ही नहीं सकता था क्योंकि बाहर का मंगवाना। मैं गुजारिश करूं उसके जवाब दूं। मैं कितनी इंडस्ट्री हुई, थोड़ा सा जवाब मुझे देने दे। ये कहना कि मिफ्ता इस्माइल पैसे कमा रहा है इसलिए पूरा मुल्क अमीर है, इसका मतलब ये कि मैं किसी के पास जाके बोलूं कि यार क्योंकि पूरे मुल्क में गुर्बत है या पूरे मुल्क में भूख है, बोला नहीं मेरा पेट तो भरा हुआ है इसलिए पूरे मुल्क में कोई भूखा नहीं हो सकता। भाई कैसी बातें कर रहे हो? अगर एक आदमी, मेरी बात सुनो, 1 मिनट, एक आदमी अमीर होने से, अच्छा दूसरा एक आदमी अमीर, मेरी बात सुनो। देखो शिवली आप बोलते हैं तो मैं चुप रहता हूँ ना, आप बड़े आदमी है ना, मैं चुप रहता हूँ, लेकिन मेरी भी थोड़ी सी तो वो कर लो ना। गुस्से मत करो भाई। एक आदमी अमीर होने से देखो ना, आज आप दूसरा कह रहे हैं आपके पास बिजनेस नहीं है, तो शौकत तरीन साहब का बैंक है, रजाक दाऊद साहब की डेस्कॉन भी है और रजाक दाऊद साहब के प्लांट भी है। अभी आपने रजाक दाऊद को सिंगल ठेका भी दे रखा है मोमन डैम का। उसके बाद नदीम बाबर साहब जो थे उनकी भी पावर प्लांट थी। ये उमर अयूब साहब का भी बड़ा काम है। खुसरो बख्तियार की बहुत बड़ी शुगर मिल है जिसको बहुत सब्सिडी मिली है। तो ये मत बोलो। अच्छा वापस अब आप पूछ रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि हमने टैक्स रेट कम करे थे। मेरे भाई, मैंने जिस टैक्स रेट कम करे थे उससे सिर्फ 40 बिलियन रुपए का कमी हो रही थी, लेकिन चूंकि आपने दूसरी बात कही कि कोई पाकिस्तान में टैक्स नहीं देता तो मैं रेट कम करके उनको लेके आ रहा था। वो तो आपने उसी दिन चेंज कर दिया, आपकी हुकूमत आई तो टैक्स रेट से फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आप अपनी ना अहली तो माने ना कि 11.1% हम जो कर रहे थे। आप मेरी बात सुनो, देखिए मेरी सर, आप सवाल पूछते हैं ना सर, आप बड़े आदमी हैं, सर आप बड़े आदमी हैं, लेकिन सर मेरी गुजारिश सुन ले। दो मिनट शिबली साहब आप बड़े आदमी हैं सर, आप मेरी गुजारिश, तुम मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। आप मेरी गुजारिश सुने सर। आपने रजाक, लेट्स टॉक अबाउट बलूचिस्तान में मेरी बहन, देखो मेरी बात सुनो। बलूचिस्तान में यार
आप तो ये इनका मैं आपको बता रहा हूँ फरवरी में फरवरी के अंदर कभी हंसता है कभी गुस्से करता है। फरवरी के अंदर देखिए मेरी बात सुने फरिया, फरवरी के अंदर जहरी साहब गए और वो आ गए अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता और अल्लाह ताला उनको और उम्र दराज करे। तो वो आ गए फरवरी में, वो आए और मई के अंदर हमारी हुकूमत गई और दूसरी हुकूमत आ गई उसके बाद। ठीक है, ये जाम कमाल किया है ना। अब 4 महीने मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा ये जनवरी फरवरी से इमरान खान की छुट्टी। तो आपने सितारों के हाल अब आपकी नहीं भाई, मेरी बात मुझे कोई इल्म नजूम नहीं है, मुझे कोई इल्म नजूम नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप कह रहे हैं तब्दीली बलोचिस्तान से शुरू हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है शुरू हो गई। मैं मुझे समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम इस महंगाई और नाअहली की मुतहम्मिल अब नहीं हो सकती है। बहुत लोगों को इस बात की समझ आ गई है कि खान साहब अच्छे भी आदमी हैं तो उनको काम नहीं आता, उनको कुछ भी नहीं पता है। वो क्रिकेट खेलता था, उसको आपने मतलब बाबा आजम हमारा कितना अच्छा बैट्समैन है, कल जो उसने कवर ड्राइव मारी है। ओके, बट जो उन्होंने ये वो किसी के कानों पे चढ़ के नहीं आया, 22 साल की जद्दोजहद की है मियां। जद्दोजहद गुर्दे 300 कनाल के बदले में रहकर आप लोग जो है ना बाहर आके जूते वूते पॉलिश किए, छोड़ो यार छोड़ो। चिमनी साहब मुझे बिल्कुल नहीं, आप जो है तो जिस तरह आए हैं इक़्तिदार में आए हैं, आप जो है ना आप इनकलाबी बन गए, मौसमी इनकलाबी। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। डू गिव मी योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज।